तालियों से। थैंक यू।
को नहीं है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। गुरुजन बंधुओं भाइयों बहनों, आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा राष्ट्रीय लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ जो उसमें क्षमा करने का कष्ट है। तिरंगा प्यारा गगन लहराए, हवा में फहराए कि भारत माँ की शान है, इसके साए में समाया हिंदुस्तान है। तिरंगा प्यारा भरोसा है शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
फूल खिले हैं चप्पे चप्पे, सावधान रहना माली, और आवाजें कुछ करते रहना तब गुलशन मुस्कुराएगा। आवाजें कुछ करते रहना तब गुलशन मुस्कुराएगा। और चलो बजा दो मिलकर एक बार जोरदार ताली। मुस्कुराने से महफिल में रौनक आ जाती है आपके आने से, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर डॉक्टर गोपाल सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स। बीएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी जो विदाई समारोह में करने और जाने के लिए प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे सहयोगी महाकालेश्वर अवघड़ शिव जी के 20वें अंशावतार महाकाल संत कीनाराम जी, जिनके नाम पर यह शैक्षिक संस्था स्थापित है। संत कीनाराम जी का आगमन इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में हुआ था और काफी समय उन्होंने गुजारा यहाँ। कंडाकोट की पहाड़ी, जहाँ कंडाकोटेश्वर महादेव का मंदिर है, और वर्ष में 2 बार वहां पर मेले का आयोजन होता है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन अन्य जनपदों से भी, अन्य प्रांतों से भी तमाम आस्थावान लोग आते हैं, अपनी मन्नतें भी मांगे रहते हैं और पूजन के लिए भी। संत कीनाराम के आगमन के साथ ही यहाँ कुछ होगा भविष्य में, ऐसी पृष्ठभूमि बन चुकी थी। उन्हीं की गद्दी पर और 11वीं गद्दी पर, जैसा कि किंवदंतियों में है कि कीनाराम ने बार बार अपने भक्तों से 16वीं शताब्दी में ही कहा था कि मैं 11वीं गद्दी पर पुनः आऊंगा। इनके भी जन्म की कथा कुछ वैसी ही है जैसा कि आप लोग भगवान राम और कृष्ण के जन्म के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। यह भी अपने माँ बाप के 8वीं संतान थे और इनके 7 भाई बहन जो 7 पैदा हुए, वह आज की भाषा में लेबर लोग, उसमें ही भाषा में सौरी में ही दम तोड़ दिया करते थे। तमाम घटनाएं हैं। ये बगल में तब का बनारस जनपद और आज का चंदौली जनपद और रामगढ़ गांव है। अभी भादों के महीने में जब कृष्ण पक्ष होता है तो चतुर्दशी के दिन इनका जन्म और लाखों भक्त वहां आते हैं। इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2 बार आ चुके हैं उनके जन्म के अवसर पर। और जनपद चंदौली में बनने वाला सरकार से जो मेडिकल कॉलेज है वो भी संत कीनाराम के नाम पर है, और संत कीनाराम की मूर्ति भी मेडिकल कॉलेज में सरकारी खर्चे पर लग रही है। संत महात्मा जब धरती पर आते हैं तो वह परोपकार का काम करते हैं और वह अपने भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि वह भी इस कार्य में आगे बढ़े। आप सोच सकते हैं कि जब इस कॉलेज की स्थापना हुई थी तो निजी क्षेत्रों में चंदौली, बनारस, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र में कोई कॉलेज नहीं था। सिर्फ एक निजी क्षेत्र का कॉलेज अनपरा में खुला था, वह भी इसके जो है 2-3 साल पहले। बाकी इन क्षेत्रों में
LLB के लिए, B.Ed के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती रही होगी। मैंने 1992 में यह कॉलेज खोला। 1995 में तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश माननीय मोतीलाल वोरा जी को बुला करके जॉब ओरिएंटेड शिक्षा की बात की, जिसमें LLB और B.Ed यह 1995 से चल रहा है। और आपको यह जान करके खुशी होगी कि आप ही के अग्रज मनोज सिंह 1998 में पूरे पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 12 जनपद में टॉप किया था और राज्यपाल के कार्यक्रमों को पुरस्कार दिया। जबकि ऐसा माना जाता है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में चले जाते हैं। मैं उसी अफवाह को अगर आधार मान लो तो मेरिट में सबसे नीचे आने वाला बच्चा भी संत कीनाराम से जाकर के टॉप करता है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उसको जो है प्रथम पुरस्कार देते हैं। और फिर बाद में LLB की भी एक छात्रा टॉप की थी, अनपरा की रहने वाली थी, और उसे भी राज्यपाल महोदय ने पुरस्कार दिया था टॉप। आज आपके बीच के कई भाई बहन शिक्षा लेने के बाद कोई सिविल सर्विस में है, जैसे मुजफ्फरनगर का ADM यहाँ का इलेक्शन का पड़ता है। एक लड़का सिविल जज भी है। APS से कई बच्चे हैं, जैसे यहाँ कर्मा के बगल में एक गांव है सिरसिया ठकुराई, प्रदीप सिंह एक लड़का है, राजगढ़ का APS है, पहले वो नौगढ़ में हुआ करता था। और प्राथमिक विद्यालय में भारी तादाद में आपके भाई बहन भरे हुए। इस जनपद की शायद ही कोई ऐसी शैक्षिक संस्था हो जिसमें आपके भाई बहन अपनी सेवा न दे रहे हो, चाहे वह प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा संस्थान हो, अन्य। आप लोग यहाँ आते हैं, अपने हिसाब से कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराते हैं, प्रायोगिक करते हैं, परीक्षा दे करके जाते हैं और समाज सेवा और देश सेवा में आप लग जाते हैं। यही शिक्षालय का उद्देश्य होता है, हम भावी पीढ़ी को तैयार करें देश और समाज के लिए। और शिक्षा को अगर इंसान से माइनस कर दिया जाए तो पशु और इंसान के आचरण में बहुत अंतर नहीं कर पाता। जब शिक्षालय नहीं भी हुआ करते थे तो लोग शिक्षा की रुचि लेते थे और स्वाध्याय करते थे। शिक्षा का मूल आधार स्वाध्याय रहा है और वहां से शिक्षा आगे बढ़ी है। और शिक्षालय से ही किसी भी देश में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। आप लोगों ने बात बात में गांव में लोगों के बीच सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। यह इतिहास इतना गलत पढ़ाया गया जिसका वो जीता ही नहीं तो सिकंदर था वो, लेकिन भारत भूमि पर आया और आप ही की तरह एक विद्यार्थी उसको रोकने का काम किया। मेरी तरह इनकी तरह एक अध्यापक खड़ा हुआ। अगर शिक्षालय, शिक्षक, शिक्षार्थी राष्ट्र और देश की अवधारणा को छोड़ करके केवल स्वांत सुखाय गाथा की तरफ चले जाएंगे तो शायद देश और समाज का विकास और हो जाएगा। चाणक्य पॉलिटिकल साइंस का एक अध्यापक, और उसने देखा कि देश के अंदर भी और देश के बाहर भी संकट है। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए चला तो यह इसका आभास चाणक्य को था कि यह विश्व विजय में भारत भी आता है। और उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य आज से 2400 साल पहले मगध था। वहां का राजा धनानंद था। उसका नाम धनानंद, धन को देकर के आनंदित होता था। वो देश और समाज में कुछ भी नहीं करना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे ताकत और फौज उसके पास थी।
हिंदुस्तान का सबसे अमीर साम्राज्य था। चाणक्य के पिताजी को उस साम्राज्य में अपमानित होना पड़ा, चाणक्य को भी अपमानित होना पड़ा। चाणक्य ने वही घनानंद से कहा था कि राजन, शिक्षक साधारण नहीं था, उसके गर्भ में प्रलय और विकास दोनों पलते हैं। वो जो ठान लेता है वह करता है। तब तक चाणक्य के पास चंद्रगुप्त नहीं था और यूं ही रास्ते से गुजरते हुए उसने एक बच्चे को देखा, भारत का भविष्य देखा और उसको ले जा करके पढ़ाया, क्योंकि वो गुलाम वंश का बच्चा था। उसके मामा ने 50 रुपए में ठेकेदार को बेच दिया था, वह बंधुआ मजदूर था। पहले चाणक्य ने 50 रुपया उस ठेकेदार का चुकाया, फिर उसकी माँ के पास गया और बताया मैं तुम्हारे बेटे को लेके जाना चाहता हूँ। वो देख रही हो वो क्या है? कहा राजा का महल। कहा उसमें तुम नौकर में, मेरा बेटा गुलामी कर रहा है, मेरे पति की हत्या हो गई है और उस महल, राजा के महल को आप दिखा रहे। कहा तुम उसमें जाओ और तुम्हारा बेटा उस महल में रहे। ये सपना दिखा करके और चाणक्य लेकर के जाता है और कठिन साधना के दौर से गुजारता है। इतनी यातनाओं के दौर से गुजारता है, उतनी यातना के दौर से किसी बच्चे को नहीं गुजारा था, क्योंकि चंद्रगुप्त के अंदर चाणक्य भारत का भविष्य देख रहा था। और वहां से गुजारने के बाद वह घनानंद को भी पस्त कर देता है। सिकंदर की सेना में एक सैनिक के रूप में उसको भर्ती कर देता है, योजनाबद्ध ढंग से। उसमें प्लेग रोग बहुत भयंकर हुआ करते थे। प्लेग का चूहे के माध्यम से रोग फैलता था गांव के गांव, और सिकंदर की सेना को फतह किया और वहीं से सिकंदर को वापस जाना पड़ा। आप आगे बढ़ते हैं तो जब लगातार विदेशी हिंदुस्तान में आते रहे और हिंदुस्तान के लोग उसे लड़ने के लिए, बाहर करने के लिए और अंग्रेजों को बाहर करने के लिए धीरे धीरे हिंदुस्तान जब एक हो रहा था, तो फिर एक व्यक्ति शिक्षक रूप में बाहर आया। बाद में दुनिया ने उसको महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना। महामना मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि मैं यूथ को कहां और कैसे इकट्ठा करूं, क्योंकि यह जोश है और 60 से ऊपर के लोग होश है, और जोश और होश का जब आपस में सामंजस्य होता है तो चमत्कार होता है। हम यूथ को कहां इकट्ठा करें और इकट्ठा करके इनके अंदर राष्ट्र प्रेम कैसे जगाएं। इसके लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की कि पढ़ाने के साथ साथ इनको राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे और वैश्विक स्तर पर इनको ज्ञान देंगे। उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अंग्रेजों का को विभाजन भी कई बार करना पड़ा, लेकिन वाल्मीकि पीछे नहीं हटे और आप आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्वरूप देख रहे हैं।